Hello, friends. Hope you all are fine. तो नया वीडियो, नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे अनिल कपूर जी के बारे में। दोस्तों, बहुत ही कम एक्टर्स की लाइफ में ऐसा पीरियड आता है कि कहा जाता है कि अब वो सुपरस्टार हैं या अब वो सुपरस्टार बनने के बहुत करीब हैं। और अनिल कपूर जी डेफिनेटली उस कैटेगरी, उस श्रेणी में आते हैं। So there was a period between 1988 to 1990 where it was being said that Anil Kapoor is the number one right now, या फिर अनिल कपूर ही इस समय सुपरस्टार है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे वाक़यात हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से बाय द टाइम 1992 या 1993 आया, पीपल वर सेइंग समथिंग एल्स। शायद अनिल कपूर जी उस रेस में रहे भी नहीं, और उस रेस में संजय दत्त, सलमान खान और इस तरह के नाम ज़्यादा सुनाई देने पड़ने लगे। सो वो क्या रीजंस थे, विल हैव अ लुक। सो आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट अनिल कपूर जी। स्टार्टिंग वो एक फिल्म फैमिली को बिलोंग करते थे। हालांकि सुनने में और पढ़ने में भी कहीं कहीं ऐसा आया है कि उनको काफ़ी लॉसेस हो गए थे, और उनके फादर एक फ़िल्म प्रोड्यूसर थे, सुरेंद्र कपूर जी, जिन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई और अपने टाइम पे सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी अपने उनके एक ठीक ठाक दौर में, अच्छे पीक दौर में एक फ़िल्म बनाई थी। तो उनके ये बेटे थे, और 80s में उन्होंने भी अपना डेब्यू किया था मेन स्ट्रीम में। उसके पहले भी उन्होंने फिल्में वगैरह की थी, और वो 7 दिन के बाद से ही लोग इनको बहुत सीरियसली लेने लगे थे, और कंसिस्टेंटली ये अच्छा काम कर रहे थे। और ये एक ऐसा पीरियड भी था कि जब इंडियन सिनेमा और इंडियन कमर्शियल सिनेमा एक अलग दौर से गुजर रहा था, और अमिताभ बच्चन जी जो कि रेनिंग सुपरस्टार थे, उन्होंने फिल्में करना कम कर दिया था। जितेंद्र जी अपनी साउथ की मास मसाला फिल्मों से छाए हुए थे। मिथुन जी की अपने एक पर्टिकुलर ऑडियंस थी, और शायद वो सबसे ज़्यादा उस ज़माने में बिकने वाले एक्टर थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s से लेकर मिड 80s तक की बात है। और उनके अपने सेट ऑफ डायरेक्टर्स भी थे जिनके साथ ही वो ज़्यादा करके काम करते थे। तो जो कन्वेंशनल, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने फिल्में करना कम कर दिया था, तो जो कन्वेंशनल बॉलीवुड की एक काफ़ी सारे डायरेक्टर्स थे, तो वहाँ पर एक गैप्स आ गया था, जो कि ये नई ब्रीड ऑफ एक्टर्स जैसे कि सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, इनसे भरने की वो ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स कोशिश कर रहे थे। इसमें अनिल कपूर जी, क्योंकि वो शायद सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर और सबसे वर्सेटाइल थे, अनिल कपूर उसमें सबसे आगे निकले, और उन्होंने ऑडियंस के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाई। और काफ़ी सारी ऐसी फिल्में थीं जिनसे ऑडियंस को ये लगा कि नहीं, अनिल कपूर एक अच्छे एक्टर हैं और ये आगे चलकर और भी बड़े स्टार बन सकते हैं। मुझे एक ऐसी फिल्म याद है, साहिब, इसमें उन्होंने एक गोलकीपर का बहुत अच्छा किरदार निभाया था। यश चोपड़ा जैसे मेकर के साथ उन्होंने मशाल फिल्म की थी, जहाँ पे वो एंग्री यंग मैन बने थे, और काफ़ी दिलीप साहब के सामने उन्होंने अच्छे सीन्स किए थे, एंड ही गॉट लॉट ऑफ अक्लेम फॉर दैट। मसाला फिल्में भी ये कर रहे थे, जैसे कि अंदर बाहर, और इनकी कॉमेडी सेंस की भी तारीफ़ होती थी। तो ये अपने आप को एज ए ऑलराउंडर साबित कर रहे थे। सुभाष घई जैसे मेकर्स, जो कि उस समय शायद नंबर 2 के मेकर थे मनमोहन देसाई के बाद, कर्मा से पहले की बात कर रहा हूँ। वो कर्मा और मेरी जंग जैसी फिल्में बनाते थे, और उसमें अनिल कपूर का या तो मेन रोल होता था या तो सब इम्पोर्टेंट रोल होता था। तो वो ऑलरेडी एक मुकाम पर पहुंच रहे थे, और मिस्टर इंडिया फिल्म ने भी उनको एक सेलेबल, एक बैंकेबल स्टार बना दिया था।
पर वो सुपरस्टारडम वाली बात और ये अनिल कपूर सुपरस्टार हैं इस तरह की कोई बात चर्चा में होती नहीं थी। उस चर्चा में अभी भी अमिताभ बच्चन ही ऊपर थे और उसके बाद लोग मिथुन जी का नाम लेते थे। और लेकिन 1988 आते आते ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। तेज़ाब आई 1988 में, जो कि उस साल की सबसे बड़ी हिट थी और रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अनिल कपूर जी की एक्टिंग और उनका स्टाइल, वो स्वैग और गाने तेज़ाब के सब। तेज़ाब के तुरंत बाद ही फिर राम लखन आई, जिसमें अगेन उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका वो चुलबुलापन और 1-2 का 4, 4-2 का 1, ये सब सेंसेशन हो गया, खासकर मास के लिए और यूथ में। और एक ऑलराउंडर के तौर पे और उसके तौर पे उन्होंने लगातार 2 सबसे बड़े हिट दी थी। उसके बाद ईश्वर आई, जो कि उतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, लेकिन उसमें अगेन उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी प्रूव की और एक ऐसा पात्र किया जो कि थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड है और बहुत ही गज़ब ढंग से उनको रिसीव किया गया। और उन्होंने एक साउथ की फिल्म भी इस बीच में की, रखवाला, वो भी सुपर हिट हो गई। उसमें भी वही उनके वो एंग्री यंग मैन किरदार का ही एक एक्सटेंशन था। तो ये तीनों चारों फिल्में हिट होने के बाद इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि अब अनिल कपूर ही नए सुपरस्टार हैं। और लेकिन उसके बाद बैड लक कहिए, सर्कमस्टांसेस कहिए, चीज़ें कुछ ऐसी बदली कि अनिल कपूर जी के जो कुछ अगली फिल्में थीं वो उतना नहीं चल पाई, या चली तो कोई और क्रेडिट ले गया। और उन्होंने कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं किया जो कि बहुत सेंसेशन क्रिएट करे और जिसके डायलॉग्स लोग बोलें और या जिसके गानों पे लोग डांस करें और जो बच्चों के दिलों में या फिर फीमेल ऑडियंस के दिलों में या फिर मास के दिलों में बैठ जाए। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उनकी काफ़ी फिल्में आई उसके बाद भी, ऐसा नहीं है। जीवन एक संघर्ष, प्रतिकार, कुछ उनकी एंग्री यंग मैन इमेज को भी और पुख्ता करने की कोशिश करते हुए बेनाम बादशाह, अपराधी, ऐसी बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन वो फिल्में चली नहीं और शायद बिल्कुल भी नहीं चली। और लोगों को डाउट होने लगा। और पूरी इंडस्ट्री में एक्चुअली एक बात और चल रही थी कि जो ये फिल्म अनिल कपूर जी और बोनी कपूर जी बना रहे थे, रूप की रानी चोमा का राजा, सब लोग उसी फिल्म का ही वेट करने लगे कि ये सबसे अवेटेड फिल्म है, और वो फिल्म डिले होती गई। और इसी बीच में 88, 89, 90 में एक और फिनोमिनन स्टार्ट हो गया, वो तो म्यूज़िकल यूथ लव स्टोरीज़ का। आमिर खान इंट्रोड्यूस हुए, सलमान खान इंट्रोड्यूस हुए, राहुल रॉय और ऐसे बहुत सारे यंग एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, और ऑडियंस इस तरह की म्यूज़िकल फिल्में और म्यूज़िकल लव स्टोरीज़ के को देखने के लिए ज़्यादा आने लगी, और यूथ के ये लोग ज़्यादा बड़े आइकॉन बन गए। अनिल कपूर जी उस ट्रेंड को शायद समझ नहीं पाए या फिर समझे, लेकिन जिन मेकर्स पे वो बैंक करते थे, जैसे कि सुभाष घई हुए या यश चोपड़ा हुए, उन मेकर्स ने, या एन चंद्रा हुए जो कि उनके सुपरस्टारडम, उन मेकर्स ने या तो उनके साथ अगली फिल्म की नहीं, या फिर उनको एक ऐसे रोल में डाला जहाँ पर वो फिट नहीं बैठते थे, या फिर जो उस समय ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे कि उसी ज़माने में अनिल कपूर जी की एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी, लम्हे। और लम्हे बहुत ही माइलस्टोन फिल्म थी और अच्छी फिल्म थी, क्लासिक फिल्म मैं मानता हूँ। लेकिन ऑडियंस की जो अनिल कपूर के साथ एक्सपेक्टेशन थी, उस फिल्म उसके ऑपोजिट थी, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। वो उनके लिए एज अ बॉक्स ऑफिस किंग, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा वो बात। विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा भी आई, और परिंदा एक अच्छी फिल्म थी और अबव एवरेज चली थी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन परिंदा में जो सारा क्रेडिट था वो मेनली जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर को चला गया। और हालांकि फिल्म ठीक ठाक होते हुए भी, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा में वो दीवार की स्टोरी और वो सारी चीज़ें रिपीट होने के बाद भी, वो फिल्म अनिल कपूर के लिए पॉजिटिव तो रही, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाई जो वो उम्मीद थी कि वो उनको इस तरह से कर देगी। अच्छा,
सुभाष घई जैसे मेकर्स, जहाँ वो अनिल कपूर के साथ से कोई नेक्स्ट फिल्म बना सकते थे, वो उन्होंने सौदागर बनाई और वो दूसरी फिल्में बनाने लगे। उसी तरह से एन चंद्रा जी भी अलग अलग किस्म की फ़िल्में बनाने लगे और जहाँ उनको अनिल कपूर जी के साथ अपनी वो रिपीट करनी चाहिए थी, वो नरसिम्हा जैसी फिल्म बनाने लगे सनी देओल के साथ। और यश चोपड़ा भी एक और ज़्यादा यूथफुल हीरोज़ और शाहरुख खान और उस तरह के लोगों के साथ काम करने लगे। तो वो जो ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स थी जो जिनकी काम की वजह से और जिनके साथ की केमिस्ट्री की वजह से अनिल कपूर जी पुश हो रहे थे, वो ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी और के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत स्ट्रेंज बात है। उस ज़माने के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उनको कोई चोट वोट लग गई थी और वो कुछ 3-4 महीने के लिए बेड रिडन थे अनिल कपूर जी उस ज़माने में, तो उनके हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले गए। खैर, जो भी रही वो बातें, तो ये एक जो मोमेंटम था, उस मोमेंटम को वो बिल्ड नहीं कर पाए। हालांकि उनकी कुछ फिल्में बीच में आती थी जो चल जाती थी, जैसे कि घर हो तो ऐसा चल गई थी, लेकिन अगर वो फैमिली फिल्म थी, फैमिली फिल्म से कोई सुपरस्टार थोड़ी ना बनता है। किशन कन्हैया थी, बट किशन कन्हैया एक मास एंटरटेनर थी। अनिल कपूर डबल रोल में भी थे और अच्छी खासी चली, लेकिन फिर उस फिल्म में भी थोड़ा सा माधुरी दीक्षित को भी क्रेडिट चला गया और वो उसके आसपास या उसके तुरंत बाद की आने वाली सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। तो जो थोड़ा मोमेंटम बनता भी था वो पीछे हो जाते थे। मतलब एक हिट अगर आ जाती थी तो फिर 4 फ्लॉप उसके साथ लगी आती थी। और फिर जो बड़ी फिल्में थीं जिनका ऑडियंस वेट कर रही थी, जैसे कि त्रिमूर्ति थी, वो फ्लॉप हो गई। वो फ्लॉप होना भी उनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में जो रेनिंग सुपरस्टार पे आ गए थे, संजय दत्त को उन्होंने रिप्लेस किया था। तो फिर रूप की रानी चोरों का राजा जो मच अवेटेड थी, वो फ्लॉप हो। इसका फ्लॉप होना अनिल कपूर के लिए बहुत मतलब उनके करियर के लिए और वो उसके लिए वो सारे क्वेश्चंस वहीं पे रेस्ट हो गए, क्योंकि फिर उस दौड़ में सलमान खान और आमिर खान और संजय दत्त काफ़ी आगे निकल चुके थे और उनके ऊपर, उनकी स्टाइल के ऊपर, उनके डायलॉग डिलीवरी के ऊपर, उनकी हेयर स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स और सारी चीज़ें चलती थी। इसके बाद भी अनिल कपूर साहब ने हिट फिल्में दी, लेकिन अब जो हिट फिल्में आती थीं, जैसे कि बेटा हुई, जुदाई, लाडला, ये सब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स थी जहाँ हीरोइन का ज़्यादा सेंट्रिक रोल होता था और वो उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती थी। हालांकि अनिल कपूर साहब ने अच्छी अच्छी फिल्में देना बंद नहीं किया। विरासत भी एक बहुत अच्छी फिल्म थी, नायक भी अच्छी फिल्म थी, पर बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं थी। लेकिन वो सुपर स्टारडम की दौड़ से वो नो डाउट 93 आते आते तक वो काफ़ी बाहर हो चुके थे। तो ये एक यूथ का आना, उनके डायरेक्टर्स का उनको रिपीट नहीं करना, म्यूज़िकल फिल्मों का एक दौर आना, बड़ी फिल्मों में और संजय दत्त का उभरना और इस तरह के बहुत, और अनिल कपूर जी का हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में बहुत ज़्यादा करना, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में अनिल कपूर जी अपने सुपरस्टारडम का मोमेंटम नहीं बना पाए और उस जगह पे शायद वो नहीं पहुंच पाए जहाँ पे उस ज़माने में वो पहुंच सकते थे। वो बहुत ही अपॉर्चुन मोमेंट था, बट उन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी और अपनी लॉन्जेविटी प्रूव की और आज भी वो एक तरीके से बोला जाए तो सुपरस्टार है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।